शाम के वक्त जब रागनी की आंख खुली, उसे अपने सर में थोड़ा दर्द महसूस हो रहा था। वहीं अब वह थोड़ा रिलैक्स भी फील कर रही थी, क्योंकि यहाँ उसने काफ़ी अच्छी नींद ले ली थी, जिसकी ज़रूरत उसे शिद्दत से थी। आंखें खोलकर उसने अपनी नज़रें इधर उधर घुमाई, तो उसे एहसास हुआ कि वह तो हॉस्पिटल बेड पर थी कि तभी उसके दिमाग में रश्मि जी की एक धुंधली सी छवि उभर आई। बेहोश होने से पहले उसे याद था कि वह रश्मि जी को खुद से दूर कर रही थी, और फिर कुछ देर बाद ही वह अपने होश खो चुकी थी। और अब जब उसकी आंख खुली थी, तो वह यहाँ हॉस्पिटल बेड पर लेटी हुई थी। इस बीच का उसे कुछ भी याद नहीं था। तो क्या उसे यहाँ रश्मि जी लेकर आई थी? कैसा फील कर रही हो? ये जानी पहचानी सी आवाज़ जब रागनी के कानों में पड़ी, तो उसने धीरे से अपनी नज़रें घुमाकर खिड़की की तरफ देखा, जहाँ कर्तव्य अपने दोनों हाथों को फोल्ड किए उसे नाराज़गी से देख रहा था। लेकिन उसके बात करने का लहजा उसे नॉर्मल ही लगा था। जी। रागिनी ने अपनी नज़रें हटा ली थीं। कर्तव्य धीरे से उसके पास आकर बैठ गया, और वह एकदम खामोश था, और उसकी खामोशी का मतलब रागिनी बहुत अच्छे से समझ गई थी कि वह बहुत नाराज़ था। रागिनी ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और कर्तव्य की शर्ट को पकड़कर हल्का सा खींचा। कर्तव्य ने फौरन ही उसका हाथ झटक दिया, लेकिन वह जानता था कि यहाँ रागिनी थी, और उसकी जिद उसके सामने कहाँ टिक पाएगी। रागिनी ने दोबारा से उसकी आस्तीन को पकड़ा और अपनी तरफ हल्के से खींचा। सॉरी, वह थोड़ा मिमियाते हुए बोली। हर बार यही, मतलब लापरवाही की हद होती है रागिनी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम बची हो? हाँ बताओ, कर्तव्य दबी सी आवाज़ में बोला, क्योंकि उसे पता था कि वह हॉस्पिटल में था, और यहाँ वह ऊंची आवाज़ में नहीं बोल सकता था। उसके लहजे में गुस्सा और नाराज़गी दोनों ही थी। आपको क्या लगता है? रागिनी थोड़ा मजाकिया अंदाज में बोली, ताकि कर्तव्य का मूड भी कुछ हल्का फुल्का हो जाए। लेकिन कर्तव्य तो कर्तव्य ठहरा। वह उसे घूरता हुआ बोला, तुम एक लापरवाह लड़की हो, जिसे बस अपना दिखता है, लेकिन दूसरों से कोई मतलब नहीं कि तुम्हें यूँ तकलीफ में देखकर तुम्हारे अपनों को कितनी तकलीफ हो रही होगी। क्यों रागनी, क्यों कर रही हो तुम ये सब? क्या मिल रहा है तुम्हें यूँ सब करके? कर्तव्य की बात सुनकर रागनी का चेहरा थोड़ा छोटा हो गया था। वह दूसरी तरफ देखने लगी, क्योंकि अब वह कोई जवाब नहीं देना चाहती थी। वह कर्तव्य के सवालों को इग्नोर कर रही थी। यह देखकर कि वह उसे इग्नोर कर रही है, कर्तव्य को और गुस्सा आ गया। उसने जैसे ही आगे कुछ बोलने के लिए मुंह खोला कि तभी बोर्ड रूम का दरवाज़ा खुला। वह तुरंत ही चुप हो गया। रागिनी और कर्तव्य दोनों ने ही दरवाजे की तरफ देखा कि वहाँ उन दोनों को मनोरमा जी दिखाई दी, जो रश्मि जी और रहमानी जी दोनों के साथ अंदर ही आ रही थीं। दरअसल कर्तव्य ने ही उन सबको भेजा था। वह सब कुछ देर के लिए हॉस्पिटल कैंटीन में गई थीं। उनके साथ ही आनंद जी भी थे। रागिनी को होश में देखकर तीनों का चेहरा खिल उठा था। वह तीनों ही रागिनी के बेड के पास आ गईं। रहमानी जी ने रागिनी के सिर पर हाथ फेरा और बहुत ही नरमी से बोली, अब कैसा महसूस कर रही हो बेटा? मैं तो ठीक हूँ, रागिनी ने धीरे से जवाब दिया। तो मनोरमा जी उसे डांटती हुई बोली, हाँ हाँ, दिख रहा है कि तुम कितनी ठीक हो। हॉस्पिटल बेड पर लेटी हुई हो, लेकिन फिर भी किसी को बताना नहीं है। माना कि तुम महान हो, लेकिन हर बार अपनी महानता दिखाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तुमने तो ठेका ले रखा है कि सबकी बात सुननी है, सिवाय सासू माँ की, क्योंकि सासू माँ तो तुम्हारी दुश्मन ठहरी। ठीक बोला ना मैंने? नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। रागिनी अपनी नज़र नीचे कर बोली, तो कैसी बात है, समझाओगी मुझे? मनोरमा जी थोड़ा भड़क कर बोली, तो कर्तव्य ने तुरंत ही उन्हें टोका था। मम्मी प्लीज़ थोड़ा आराम से बात कीजिए, यह हॉस्पिटल है। मनोरमा जी मुंह बनाकर रह गईं। रागिनी ने धीरे से उनकी तरफ देखा और हौले से बोली, सॉरी मम्मी जी, मैं डिस्चार्ज की पूछ कर आता हूँ। कुछ देर बाद कर्तव्य उठकर जाने लगा, तो आनंद जी उसे रोकते हुए बोले, मैंने सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है। डॉक्टर ने बोला है कि हम रागिनी को ले जा सकते हैं। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच कि आपने सब संभाल लिया। कर्तव्य धीरे से बोला, तो आनंद जी ने उसके कंधे को थपथपा दिया। कुछ देर बाद आनंद जी रश्मि जी के साथ अपने घर के लिए निकल गए, और बाकी सब राड़ा हाउस के लिए निकल गए।
शाम हो चुकी थी तो घर आते ही मनोरमा जी रहमानी जी के साथ रसोई में चली गई थी। कर्तव्य रागिनी को लेकर अपने कमरे में आ गया था। उसने उसे धीरे से बेड पर लेटाया। प्रोफेसर, कर्तव्य जब वहाँ से जाने लगा तो रागिनी ने फौरन ही उसकी कलाई पकड़ी थी। कपड़े चेंज कर लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। वह अपनी कलाई छुड़वाकर वहाँ से बाहर निकल गया और रागिनी बस उदासी से दरवाजे की तरफ देखती रह गई। एक नॉर्मल से घर के कमरे में, जिसमें फर्नीचर के नाम पर सिर्फ एक सिंगल बेड, एक मिडल वुड टेबल जो बेड के पास ही रखी थी और एक अलमीरा ही थी। खिड़की पर लगे पर्दे हवा से हिल रहे थे। श्रद्धा आंखों में आंसू लिए सामने दीवार पर लगी एक फोटो फ्रेम को देख रही थी। यह एक लड़के के साथ उसकी एक खूबसूरत सी फोटो थी जिसमें वह काफ़ी खुश लग रहे थे एक दूसरे के साथ। श्रद्धा ने अपना कांपता हाथ अपनी बैली पर रखा और भर्राए गले से बोली, आई आई प्रेग्नेंट विशु। अब तो तुम खुश होगे ना? देखो तुम्हारा वादा पूरा किया और अपनी लाइफ में आगे बढ़ी। समर बहुत अच्छा है, मुझसे बहुत प्यार करता है। मैं भी उसे पसंद करने लगी हूँ और शायद प्यार भी, पर मैं तुम्हें नहीं भूल पा रही। आंखों को बंद करते हुए, काश तुम और मैं हमेशा साथ रहते। तुम क्यों चले गए? क्यों तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा? बिसु बोलते हुए वहीं फर्श पर बैठ गई और अपना चेहरा अपनी हथेलियों में छुपाकर सिसकने लगी कि तभी उसे किसी का हाथ अपने कंधे पर महसूस हुआ। उसने अपने हाथों को हटाया और भरी आंखों से अपने साइड में देखा जहां समर था। उसे देखकर वह और ज्यादा टूट गई और उसके सीने से लगकर और ज्यादा रो पड़ी। श्रद्धा, प्लीज डोंट क्राई। ऐसी हालत में तुम्हें रोना नहीं चाहिए और ना ही ज्यादा स्ट्रेस लेना चाहिए, क्योंकि इसका बुरा असर बच्चे पर पड़ता है। समर बहुत ही सहजता से बोला। वहीं उसकी बात सुनकर श्रद्धा ने अपने पेट को थोड़ा कस के पकड़ा था। कुछ देर बाद जब श्रद्धा थोड़ा ठीक फील करने लगी तो समर उसे उस कमरे से बाहर ले आया और वहीं गैलरी में रखे सोफे पर बिठा दिया। वह जल्दी से रसोई में जाकर उसके लिए पानी लेकर आया। श्रद्धा ने एक दो घूंट पानी पिया और गिलास को वापस से समर की तरफ बढ़ा दिया। अब तुम्हें थोड़ा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। डॉक्टर ने कहा था कि अभी स्टार्टिंग डेज है, तो तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना है। समर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला और धीरे से उसके माथे को चूम लिया। श्रद्धा कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप उसे देखने लगी। समर ने मजबूती से उसके हाथ को पकड़ा और थोड़ा रुककर बोला, सॉरी श्रद्धा, लेकिन मैं विश्वास सर की जगह नहीं लेना चाहता था। श्रद्धा ने थोड़ा चौंक कर उसकी तरफ देखा, जो अब थोड़ा उदास सा लग रहा था। कुछ देर तो वह उसे यूं ही देखती रही और फिर हल्का सा मुस्कुराकर बोली, तुमने विशु की जगह नहीं ली है, बल्कि तुमने अपनी जगह खुद बनाई है। तुम्हें बिल्कुल भी उदास होने की ज़रूरत नहीं है समर। उसके हाथ को धीरे से अपनी बेली पर रखते हुए, खुश हो जाओ यार, तुम्हें पापा बनाने वाली हूँ। आई लव यू श्रद्धा। समर आंखों में पानी लिए बोला तो श्रद्धा मुस्कुरा दी। चलो ज़्यादा इमोशनल मत हो और जाकर मेरे लिए कुछ अच्छा सा बना दो। भूख लगी है जोरों की। क्या खाओगी? समर अपनी शर्ट की स्लीव्स को फोल्ड करता हुआ उठकर खड़ा हो गया। कुछ भी बनाओ, लेकिन लौकी तुरई नहीं। श्रद्धा बुरा सा मुंह बनाकर बोली, वह हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। हाँ होती हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके, नहीं बनाऊंगा। समर मुस्कुराकर बोला और वहां से रसोई की तरफ बढ़ गया। श्रद्धा भी उसे जाता देखकर मुस्कुरा दी और उठकर वहीं मौजूद दूसरे कमरे में चली गई। समर ने जल्दी से खाना तैयार किया और श्रद्धा को आवाज लगाता हुआ बोला, अरे मिसिस, खाना तैयार है, जल्दी आओ बाहर। अभी आती हूँ, श्रद्धा अंदर से ही बोली। सर दर्द कर रहा है क्या? डिनर के बाद जब कर्तव्य कमरे में आया तो उसने देखा कि रागिनी धीरे धीरे से अपने सर को दबा रही थी, तो वह उससे पूछ बैठा। रागिनी ने धीरे से कर्तव्य की तरफ देखा और बच्चों की तरह अपने सर को हिला दिया। कर्तव्य चुपचाप आकर उसके पीछे बैठ गया और धीरे धीरे उसके सर को दबाने लगा। रागिनी को काफ़ी अच्छा लग रहा था कि कर्तव्य उसकी इतनी केयर कर रहा था। वह हल्के हाथ से उसके सर को दबा रहा था और रागिनी आंखें बंद किए उसके सहारे बैठी थी। जब काफ़ी देर बीत गई तो कर्तव्य हौले से बोला, अब कुछ आराम मिला? हाँ, रागिनी ने बस इतना ही जवाब दिया। नींद आ रही है? नहीं, दवाई लेकर आ जाएगी। हाँ, अभी लोगी?
नहीं, क्यों? आप ऐसे ही सर दबाते रहिए, अच्छा लग रहा है। रागिनी कर्तव्य के दोनों हाथों को पकड़कर उसकी तरफ मुड़कर बोली, तो वह भी हल्का सा मुस्कुरा दिया और वापस से उसके चेहरे को आगे की तरफ करके उसके सर को दबाने लगा। और जब कर्तव्य को आधे घंटे से ऊपर हो गया तो उसने रागिनी को आवाज़ दी, लेकिन उसकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिला। कर्तव्य ने धीरे से उसके चेहरे की तरफ देखा तो वह सो चुकी थी। वह थोड़ा हैरान हुआ कि रागिनी इतनी जल्दी सो चुकी थी, वह भी बिना स्लीपिंग पिल्स के। क्या ये उसके हेड मसाज का असर था? कर्तव्य ने प्यार से उसकी तरफ देखा और फिर धीरे से बेड पर लेटा दिया और फिर वह खुद भी उसके पास ही उसे अपनी बाहों में लेकर सो गया। अरे सीएम साहब, यहाँ आने की आपने तकलीफ क्यों की है? मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाता। क्लब के एक प्राइवेट रूम में एक आदमी जो पैर पर पैर चढ़ाए बैठा था, वह अपने सामने खड़े सीएम यानी अधिराज सचदेवा से बोला। भाई अधिराज उसके सामने बैठ गया और वहीं रखी एक शराब की बोतल से गिलास में शराब डालता हुआ हंसकर बोला, जब काम मुझे है तो मैं ही आऊँगा ना। खैर जानते तो होगे ही कि 2 महीने बाद चुनाव है। बिल्कुल बिल्कुल, तो काम हो जाएगा। कैसा काम? तुम समझ तो गए ही हो। चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा बताता हूँ। अब की बार भी सत्ता हमें ही मिलनी चाहिए। उसके लिए तुम्हें जो करना है करो। कुछ भी? जी कुछ भी। तुम्हें फुल सपोर्ट मिलेगा मेरी तरफ से। बस विपक्षी दल को मौका नहीं मिलना चाहिए और बाद में कोई सुराग तक छोड़ना। मुझे क्या मिलेगा? पहले की तरह बाहर से आ रहे तुम्हारे माल को बिना चेकिंग के शहर में एंट्री मिल जाएगी। ये हुई ना बात। फिक्र मत करो, काम हो जाएगा। और इसी के साथ वह वीडियो बंद हो चुकी थी। हाँ, ये एक वीडियो थी जो एक लैपटॉप पर चल रही थी। उसके सामने ही श्रद्धा, समर और कर्तव्य बैठे थे। माल से क्या मतलब है? समर थोड़ा कंफ्यूज होकर माल से क्या मतलब है? समर थोड़ा कंफ्यूज होकर बोला। तो श्रद्धा और कर्तव्य दोनों ने ही उसकी तरफ देखा, जैसे कह रहे हो, सीरियसली तुम्हें नहीं पता ये जो सामने बैठा है वह कौन है? स्क्रीन पर एक जगह पॉइंट करते हुए श्रद्धा समर की तरफ देखकर बोली। तो समर ने बहुत ही आराम से जवाब दिया, ये रेडी है जो ड्रग्स की स्मगलिंग करता है। ये यहाँ का डॉन है। सुनने में आया है कि इसका कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से भी है, लेकिन आज तक इसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। बस इसलिए आज तक ये पुलिस और बाकी की फोर्स से बचा हुआ है, लेकिन नज़र बराबर इस पर ही है सबकी। सब बस एक मौके की तलाश में बैठे हैं। तो अब माल का मतलब क्या हो सकता है? श्रद्धा चिढ़कर बोली। ओह, मतलब ये ड्रग्स की बात कर रहे हैं। हाँ, ये ड्रग्स की ही बात कर रहे हैं और इनके साथ ये सीएम भी मिले हुए हैं। सब इन दोनों की आपसी मिली भगत है। तो हमारे पास इतना बड़ा प्रूफ है। लैपटॉप की ओर इशारा करके, ये वीडियो, हम इस वीडियो के जरिए इन दोनों को एक्सपोज कर सकते हैं। समर कुछ सोचकर बोला तो कर्तव्य फौरन बोला, नहीं। क्यों नहीं? श्रद्धा और समर एक साथ बोले, ये प्रूफ काफ़ी नहीं है। हमें इस चीज़ को जड़ से ही उखाड़ना होगा। हमें इस रेडी के जितने भी अड्डे हैं उनका पता लगाना होगा और हमारे प्यारे सीएम साहब, इनकी तो खास खातिरदारी होगी। कर्तव्य मुस्कुराकर बोला, पर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि कॉलेज से इनका क्या कनेक्शन है? श्रद्धा थोड़ा उलझी हुई सी बोली। तो कर्तव्य पहले की तरह ही मुस्कुराकर बोला, कॉलेज से काफ़ी अच्छा कनेक्शन है यहाँ। जानती होगी कॉलेज के ट्रस्टीज में से एक नाम अधिराज सचदेवा यानी सीएम का भी है और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर वह वहाँ पर ड्रग्स को छुपाते हैं ताकि किसी को जरा भी खबर ना हो। कर्तव्य की ये बात सुनकर समर और श्रद्धा की आंखें हैरत में बड़ी हो गई थीं। वह तो काफ़ी टाइम से कॉलेज पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन आज तक उन्हें कोई एविडेंस नहीं मिला। पर यहाँ कर्तव्य ने पता भी लगा लिया था। कैसे? क्या आपके पास सबूत है इस बारे में? समर ने सवाल किया। बिल्कुल। थोड़ा रुककर टेबल पर रखी एक बुक की तरफ इशारा करके, ये रहा सबूत। कर्तव्य बड़े ही आराम से बोला। समर और श्रद्धा दोनों ने ही टेबल पर रखी उस ब्लू कवर बुक की तरफ कंफ्यूज होकर देखा। अब उन दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि एक किताब कैसे सबूत हो सकती है। वहीं कर्तव्य भी काफ़ी अच्छे से समझ गया था कि दोनों की कन्फ्यूजन को। उसने उस बुक को उन दोनों के सामने खिसका दिया और श्रद्धा की तरफ उसे खोलने का इशारा किया, जिसे समझकर श्रद्धा ने उसे खोला। पर अंदर का नज़ारा देखकर
वह दोनों ही किसी सदमे में चले गए थे, क्योंकि वह बुक सिर्फ बाहर से ही बुक लग रही थी, जबकि अंदर से तो वह कोई सामान रखने का डिब्बा जैसी दिख रही थी। हाँ, उस बुक को अंदर की तरफ से काटा गया था और अंदर ही उसमें छोटे छोटे पैकेट्स मौजूद थे, जिनमें एक वाइट कलर का पाउडर जैसा कुछ था। शायद वह ड्रग्स थे। ये आपको कहाँ से मिली? श्रद्धा ने थोड़ा हैरानी से कर्तव्य को देखकर सवाल किया, तो कर्तव्य मुस्कुराकर बोला, लाइब्रेरी के बुक स्टोर में। पहले मुझे भी लगा था कि वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जब मैंने उस जगह को अच्छे से चेक किया तो पता चला कि बुक की तरफ इशारा करके यहाँ गड़बड़ थी। पर यह सब कैसे? समर भी कुछ कुछ हैरान ही था। तो कर्तव्य आगे बोला, सचदेवा पब्लिशिंग हाउस से यह बुक्स आती है, जिसमें पहले से ही डेस्क को भर दिया जाता है और फिर पब्लिशिंग हाउस से बुक को कॉलेज में सप्लाई कर दिया जाता है। किसी को भी जरा भी शक नहीं होता है। इसमें कॉलेज के कुछ स्टाफ मेंबर्स भी इन्वॉल्व हैं, जिनकी लिस्ट भी मैंने रेडी कर ली है। कुछ प्रेशर में ये सब कर रहे हैं और कुछ जल्दी से पैसे कमाने के लालच में, ताकि अपना फ्यूचर संवार सकें। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत ही गलत रास्ता चुन लिया है। यह सब जानकारी कर्तव्य ने बहुत ही कम समय में निकाली थी, जबकि श्रद्धा और समर दोनों ही पिछले 2 सालों से कॉलेज में थे, पर आज तक एक छोटा सा क्लू भी ढूंढ नहीं पाए थे। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उनके और भी अड्डे हैं। कर्तव्य कुछ रुककर बोला, तो क्या अब हम इसके हर एक अड्डे पर जाकर रेड मारें? यह तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उनका नेटवर्क न जाने कहाँ तक फैला हुआ है। शायद हम नहीं पहुँच पाएंगे। श्रद्धा कर्तव्य की तरफ देखकर बोली, तो कर्तव्य हल्का सा मुस्कुरा दिया, हम इसमें पुलिस की हेल्प लेंगे। नहीं, श्रद्धा तुरंत बोली। कर्तव्य और समर दोनों ही उसकी तरफ देखने लगे और कहीं ना कहीं वह समझ गए थे कि श्रद्धा के इनकार की वजह क्या है। कर्तव्य ने उसके कंधे पर हाथ रखा और धीरे से बोला, सब सेफ होंगे और हमारा प्रोफेशन है ये, जिसमें रिस्क लेना पड़ता है। जैसे रिस्क 2 साल पहले लिया था और उसकी वजह से आज बिशु हमारे बीच नहीं है। श्रद्धा भावुक होकर बोली, तो अचानक से कर्तव्य की आंखें भी नम हो गई थीं। आईपीएस विश्वास सिंह राणा, मेरा बिशु आज हमारे पास नहीं है, हमारे साथ नहीं है। बाकी बातें हम बाद में करेंगे। कर्तव्य एक गहरी सांस लेकर बोला, और अब इरादा वहां से जाने का था। श्रद्धा और समर भी अब समझ चुके थे कि कर्तव्य शायद इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था। वी आर गोइंग टू बी पेरेंट्स। कर्तव्य दरवाजे तक ही पहुंचा था जब श्रद्धा के ये शब्द उसके कानों में टकराए थे और उसके चलते कदम खुद ब खुद ठहर गए थे। कांग्रेचुलेसन बोथ ऑफ यू। कर्तव्य बिना उसकी तरफ मुड़े बोला और वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद श्रद्धा ने अपने सर को पकड़ लिया। आंखें आंसुओं से भर गई थीं। प्लीज श्रद्धा, समर परेशान होकर बोला और धीरे से अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। कुछ और दिन एकदम शांति से ही बीत गए थे। कर्तव्य, समर, श्रद्धा के साथ उनकी बाकी टीम भी अपने मिशन को अंजाम तक पहुंचाने में लग चुकी थी। वहीं उन्होंने आखिर में अथॉरिटी से परमिशन लेकर इसमें पुलिस को भी इन्वॉल्व कर लिया था। वहीं उनके इस एक्शन से रेडी बौखला गया था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से क्या होने लगा। उसके हर एक अड्डे पर रेड होने लगी थी और वहां से काफ़ी मात्रा में ड्रग्स भी पाए गए थे, जो अब पुलिस के कब्जे में थे। वहीं रागनी की हालत में भी अब पहले से थोड़ा सुधार होने लगा था। वह अब अकेले में बैठने की बजाय सबके साथ बैठकर बातें करने लगी थी, जैसे वह पहले करती थी। मनोरमा जी अब उसे हर वक्त बस खुद का ख्याल न रखने की कहकर डांट देती थी, लेकिन रागनी को अब उनकी डांट में खुद के लिए फिक्र नजर आने लगी थी। मनोरमा जी जैसे कर्तव्य का ख्याल रखती थी, वैसे ही उसका भी रखने लगी थी। रश्मि जी भी अब रागनी के गुस्से को नज़रअंदाज कर उससे बातें करने की कोशिश करती थी। हाँ, वो बात अलग है कि रागनी उन्हें नज़रअंदाज कर देती थी या फिर हाँ या हूँ में जवाब देकर चली जाती थी। एक रोज़ शाम का वक्त, रागनी कमरे में बैठी हुई अपनी स्टडी कर रही थी। कर्तव्य भी उसके पास ही बैठा हुआ था। वह भी लैपटॉप में कुछ मेल्स चेक कर रहा था। तभी कर्तव्य के फ़ोन पर मैसेज की नोटिफिकेशन पॉपअप हुई। उसने लैपटॉप स्क्रीन से अपनी नज़रें हटाकर फ़ोन पर डाली। स्क्रीन पर चमक रहे नाम को देखकर कर्तव्य ने जल्दी से मैसेज को ओपन किया। मैसेज को पढ़कर उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई थी।
उसने जल्दी से ओके टाइप करके सेंड कर दिया और फिर फ़ोन को बंद करके साइड में रख दिया। रागनी उसने लैपटॉप को भी साइड में रखा और रागनी की तरफ देखने लगा, जो अपनी बुक्स में पूरी तरह से डूबी हुई थी। हाँ, बहुत दिन हो गए ना, चलो कहीं बाहर चलते हैं। क्या आज? हाँ जी आज। ठीक है, लेकिन कहाँ? डिनर पर। सोच रहा था। ठीक है, वह मुस्कुराकर बोली। क्या पहनने वाली हो? कर्तव्य ने सवाल किया तो रागनी सोचने लगी कि वह क्या पहने। देखना पड़ेगा कि क्या पहनूं, रागनी मुस्कुराकर बोली। तो कर्तव्य बेड से उठा और वार्डरोब को खोलकर उसमें से एक बॉक्स निकाला। उसने उस बॉक्स को रागनी के सामने कर दिया। रागनी ने कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखा तो कर्तव्य मुस्कुराकर बोला, अगर तुम यह ड्रेस पहनोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। रागनी ने उस बॉक्स को ओपन किया और उसमें मौजूद वह लाइट पिंक कलर की ड्रेस बाहर निकाली। यह एक ऑफ शोल्डर मिडी थी जो काफ़ी खूबसूरत थी। रागनी ने मुस्कुराकर उस ड्रेस को देखा और फिर कर्तव्य की तरफ देखकर बोली, इम्प्रेसिव। थैंक यू, कर्तव्य सर झुकाकर बोला। तो रागनी हंस दी। कब लेकर आए? ऑनलाइन ऑर्डर की थी, आज ही आई है। ओह, वैसे मुझे पता नहीं था कि आपका टेस्ट इतना अच्छा है लड़कियों की ड्रेस चूज करने के मामले में। अब पूरा दिन इतनी सारी लड़कियां सामने रहती हैं तो बस उन्हें देखते देखते सीख ही लिया। कर्तव्य अपनी टी शर्ट की कॉलर को ऊपर की तरफ करता हुआ फिलो फिलो में बोल तो गया था, लेकिन उसकी बात सुनकर रागनी की आंखें अचानक से छोटी हो गई थी और चेहरा एकदम लाल हो चुका था, वह भी गुस्से से। तीर बाण से निकल चुका था, जिसे शायद अब कर्तव्य भी वापस नहीं ले सकता था। रागनी ने अपने हाथ में पकड़ी वह ड्रेस जो अभी अभी बड़े प्यार से कर्तव्य ने उसे दी थी। उसने उसे गोल मोल करके बेड पर फेंक दिया और गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोली, तो ये उन लड़कियों को ही पहनाना जो आपके सामने रहती हैं पूरा दिन और जिन्हें आप इतने गौर से नोटिस करते हैं, उनके कपड़े, उनका स्टाइल। रागनी की बात सुन और उसका गुस्सा देखकर कर्तव्य कंफ्यूज होकर उसे देखने लगा और अब उसे समझ नहीं आया कि आखिर रागनी को अचानक हुआ क्या। कुछ सेकंड पहले तक तो वह काफ़ी खुश नजर आ रही थी और तो और ड्रेस भी काफ़ी पसंद आई थी उसे, पर अब वह ऐसा अजीब सा बर्ताव क्यों कर रही थी? क्या हुआ? अभी तो बोली तुम कि अच्छी लगी तुम्हें यह ड्रेस, और अब अचानक से क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ मुझे। आप जाएं और जाकर दांतों को पीसते हुए उन्हीं लड़कियों को देखें। रागनी उसे खुद से दूर करती हुई बोली, कौन लड़कियां? जिन्हें आप देखते हैं? अरे, मैं जानबूझकर थोड़ा ही देखता हूँ, वो तो बस नज़र चली जाती है। क्यों जाती है? नहीं जानी चाहिए नज़र भी, रागनी फौरन बोली। उसके लहजे में गुस्सा और जलन दोनों ही झलक रही थी। अच्छा, तो फिर तुम कहो तो देखना ही छोड़ दूं? हाँ, रागनी तुरंत बोली। वहीं उसकी हाँ सुनकर ही कर्तव्य आबाक सा उसे देखने लगा था। कुछ लम्हों के लिए वहां एकदम शांति छा गई थी। रागनी गुस्से और जलन के मिले जुले भावों के साथ उसे देख रही थी और कर्तव्य कंफ्यूज होकर उसे देख रहा था। वह बस इस सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया। तुरंत ही उसकी आंखें चमक उठीं। वह उसकी तरफ देखकर बोला, क्या तुम्हें जलन हो रही है? मैं मैं क्यों जलूंगी? वह अचानक से गड़बड़ा गई और फिर अटकते हुए बोली, तुम जल रही हो? हाँ, तुम बिल्कुल जल रही हो। कर्तव्य उसके पास बैठा और थोड़ा मजाकिया अंदाज में बोला, जी बिल्कुल नहीं, मुझे क्या ज़रूरत है जलने की भला? क्योंकि तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मेरा उनको देखना, तुम उन सभी लड़कियों से जल रही हो। कर्तव्य हंसते हुए उसके गुलाबी पड़े गालों को खींचता हुआ बोला और इस पर रागनी कुछ भी बोली नहीं, लेकिन वह थोड़ा चिढ़कर उसे देख रही थी। अरे यार, तुम तो बिल्कुल टिपिकल वाइफ की तरह रिएक्ट कर रही हो। हाँ, मैं देखता हूँ, लेकिन किसी गलत इंटेंशन से नहीं। जैसे एक टीचर अपने स्टूडेंट को देखता है, बस उतना ही, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। कर्तव्य ने जब देखा कि रागनी कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो रही है तो वह उसे एक्सप्लेन करता हुआ बोला। वहीं उसकी ये बात सुनकर रागनी के चेहरे के भाव कुछ हल्के हो गए थे। सच में? हाँ यार, बोलकर उसने एक बार फिर से उसके गालों को खींचने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया ही था
कि रागिनी ने फौरन ही उसका हाथ पकड़ा। मैं बच्ची नहीं हूँ जो आप बार बार मेरे गालों को खींच रहे हैं। हाँ, तो मुझे अपने जैसी एक प्यारी सी बेटी दे दो, मैं प्यार से उसके गालों को खींच लूँगा। वह तो बच्ची होगी ना, कर्तव्य शरारत से बोला। तो रागिनी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। कर्तव्य ने अपनी एक आईब्रो मटका दी। रागिनी बुरी तरह से चिढ़ गई। उसने बेड पर पड़ी उस ड्रेस को उठाया जो उसने कुछ देर पहले फेंकी थी, और खुद भी उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। अरे जवाब तो दे दो। नहीं, नो, नेवर, रागिनी बिना उसकी तरफ मुड़े बोली। बट भाई, कर्तव्य थोड़ा तेज आवाज में बोला, लेकिन रागिनी बाथरूम में चली गई थी। वह बस मुंह बनाकर रह गया। तुम दोनों कहीं जा रहे हो? मनोरमा जी ने देखा कि कर्तव्य और रागिनी दोनों तैयार होकर नीचे आ रहे हैं, तो वह पूछ बैठी, मम्मी, मैं और रागिनी दोनों डिनर पर जा रहे हैं। कर्तव्य मुस्कुराकर बोला, ओह ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी आना। मनोरमा जी हल्का सा मुस्कुराकर बोली, तो रागिनी भी मुस्कुरा दी। एंजॉय करना और खुद का भी ध्यान रखना। मनोरमा जी रागिनी के सिर पर हाथ रखकर बोली। आरडी कहाँ गई? रागिनी इधर उधर देखती हुई बोली, किचन में है। ठीक है, मैं उनसे मिलकर आती हूँ, रागिनी बोली और वहां से चली गई। कभी मुझे तो नहीं लेकर जाता डिनर पर, और तो और झूठा भी नहीं पूछता कि मम्मी आप भी चल रहे हो क्या। रागिनी के वहां से जाने के बाद मनोरमा जी कर्तव्य को घूरती हुई बोली, अरे मम्मी, आप भी ना, थोड़ा रुक कर। ठीक है, चलिए, कर्तव्य उन्हें साइड से गले लगाता हुआ बोला। तो मनोरमा जी मुंह बनाकर बोली, रहने दे, सब समझ रही हूँ मैं। फिर मन ही मन मुझे बोलेगा कि ये मम्मी भी ना कबाब में हड्डी बन गई हैं। भाई, मुझे तो नहीं बनना है ऐसे। ऐसा नहीं है मम्मी, पर मुझे नहीं जाना है अब। अच्छा ठीक है, एक दिन हम दोनों ही चलेंगे आपके साथ स्पेशल डिनर। ओके? ठीक है, चल अब ज़्यादा बटरिंग मत कर। लव यू मम्मी। लव यू टू। मनोरमा जी प्यार से उसके गाल को थपथपाती हुई बोली। कर्तव्य के चेहरे की स्माइल और बढ़ गई थी, और उसकी स्माइल बता रही थी कि वह उनका रागिनी के साथ अच्छा बिहेवियर देखकर कितना खुश था। कुछ देर बाद वह रागिनी के साथ चला गया। अब बच्चे तो चले गए अपने हिसाब से एंजॉय करने। चलिए, हम डिनर कर लेते हैं। मनोरमा जी मुस्कुराई और रहमानी जी की तरफ देखकर बोली। वह खुद डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गई। वहीं रहमानी जी कंफ्यूज लुक के साथ उन्हें देख रही थी, और वैसे भी आजकल उनका बर्ताव सबकी समझ से परे ही था। रहमानी जी ने कुछ देर तो सोचा, और फिर अपना सर झटक कर आगे बढ़ गईं। कर्तव्य और रागिनी एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले रेस्टोरेंट में घुसे और जाकर एक टेबल पर बैठ गए। रागिनी ने इधर उधर देखा तो वहां ज्यादा लोग थे नहीं। रेस्टोरेंट लगभग खाली ही था। यहाँ तो काफी शांति है, रागिनी कर्तव्य की तरफ देखकर बोली। तो कर्तव्य ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। कुछ देर बाद वहां वेटर आ गया उनका ऑर्डर लेने। उन्होंने अपना अपना ऑर्डर दिया, और फिर कर्तव्य वेटर से बोला, क्या हमें कोई दूसरी टेबल मिल सकती है? अगर पॉसिबल हो तो आप इसे चेंज कर दीजिए। श्योर सर, मैं देखता हूँ, वह मुस्कुराकर बोला और वहां से चला गया। ठीक तो है ये टेबल, रागिनी उसकी तरफ देखकर बोली। तो कर्तव्य अपनी शर्ट के ऊपर वाले बटन को खोलकर बोला, थोड़ा गर्मी लग रही है। अच्छा, पर मुझे तो नहीं लग रही। पर मुझे तो लग रही है, कर्तव्य फौरन ही बोला। तो रागिनी चुपचाप उसे देखने लगी। हाँ, उसे इस वक्त उसका बिहेवियर कुछ अजीब सा लगा था। कर्तव्य ने जब महसूस किया कि रागिनी उसे ही देखे जा रही है, तो अपनी नर्वसनेस को छुपाते हुए उसने उसकी तरफ देखा। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ नहीं, रागिनी मुस्कुराकर बोली, और अपनी नज़र हाथ में पकड़े मेनू कार्ड पर गड़ा ली। कुछ देर बाद वेटर वहां आया और दोनों को अंदर की तरफ ले गया। क्योंकि कर्तव्य ने उससे टेबल चेंज करने की बात की थी, तो इसलिए वेटर एक टेबल की तरफ इशारा करके बहुत ही पोलाइटली होकर बोला, सर, यह है आपकी टेबल, आपका ऑर्डर बस अभी आ जाएगा। थैंक यू, कर्तव्य वेटर की तरफ देखकर बोला। योर वेलकम सर, बोलकर वह वहां से चला गया। यहाँ भी गर्मी लग रही है? अगर हाँ, तो दूसरी टेबल चेंज करवा लेते हैं, रागिनी ने बैठते हुए कर्तव्य से सवाल किया। तो कर्तव्य ने घूर कर उसकी तरफ देखा। कर्तव्य, ये आवाज़ दोनों के कानों में पड़ी। दोनों ने ही आवाज़ की दिशा में देखा। वहां रश्मि जी सरप्राइज वाले लुक्स के साथ उन दोनों को देख रही थी। कर्तव्य भी हैरान होता हुआ अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ। आप यहाँ?
हाँ वो हम डिनर पर आए थे, रश्मि जी बोली। और हम भी। कर्तव्य रागिनी की तरफ देखकर मुस्कुराया और रश्मि जी से बोला, क्या तुम दोनों ने डिनर कर लिया? नहीं, बस करने जा रहे हैं। ओह, ये तो अच्छी बात है। हम भी बस अभी आए हैं। क्यों ना साथ मिलकर करें? तुम दोनों हमें ज्वाइन कर सकते हो, रश्मि जी मुस्कुराकर बोली। कर्तव्य कुछ बोलता उससे पहले ही रागिनी बोल पड़ी, नहीं, हम आप सबका फैमिली टाइम खराब नहीं करना चाहते हैं। जाइए और एंजॉय कीजिए अपना टाइम। रागिनी की बात सुनकर रश्मि जी का चेहरा थोड़ा छोटा हो गया और कहीं ना कहीं उन्हें यही उम्मीद थी कि रागिनी इतनी जल्दी नहीं मानने वाली। कर्तव्य ने देखा कि रश्मि जी अपने पैर पीछे खींच रही थी, तो वह फौरन बोला, अरे क्यों नहीं मम्मी जी, बिल्कुल। और वैसे भी फैमिली तो साथ बैठकर ही खाना खाती है, तो हम सब भी तो फैमिली ही है ना। कर्तव्य की बात सुनकर रागिनी ने गुस्से में उसकी तरफ देखा, क्योंकि उसे उसकी यह बात अच्छी नहीं लगी थी, और स्पेशली रश्मि जी को उसकी तरफ से मम्मी कहना, क्योंकि रागिनी समझ रही थी कि इस वक्त वह कौन सा रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहा था। भाई रश्मि जी का चेहरा खिल उठा था। उन्होंने जल्दी से अपना सिर हिला दिया, बिल्कुल बेटा, आओ रागिनी। कर्तव्य रागिनी की तरफ देखकर बोला, पर रागिनी ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया और दूसरी तरफ देखने लगी, जिसका साफ मतलब था कि वह यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। रश्मि जी ने बेचैन होकर कर्तव्य की तरफ देखा, तो उसने अपनी पलकें झपका दी। उसने उसका हाथ पकड़ा और प्यार से बोला, चलो ना रागिनी प्लीज। वह कितने प्यार से हम दोनों को बोल रही हैं, तो हमें भी उनकी बात का मान रखना चाहिए ना। डिनर की ही तो बात है। अगर आपको जाना है तो जाइए और करिए डिनर अपनी फैमिली के साथ, पर मैं कहीं नहीं जाऊंगी, रागिनी अपने हर एक शब्द पर जोर देती हुई बोली। रश्मि जी को लगा कि कहीं कर्तव्य और उसके बीच ही बात न बिगड़ जाए, इसलिए वह बोली, कोई बात नहीं, अगर रागिनी नहीं चाहती तो तुम उसे फोर्स मत करो, तुम दोनों कर लो साथ में। नहीं मम्मी जी, हम साथ चल रहे हैं, कर्तव्य उनकी बात को बीच में ही काट कर बोला। चलो रागिनी उठो, कर्तव्य थोड़ा गुस्से में उसकी तरफ देखकर बोला। रागिनी ने एक नज़र कर्तव्य की तरफ देखा, जो गुस्से में उसे देख रहा था, और फिर रश्मि जी की तरफ गुस्से में देखते हुए उठ खड़ी हुई। कर्तव्य ने वेटर को उनका डिनर वहीं लाने को बोल दिया था, जहाँ रश्मि जी, आनंद जी और दीपक बैठे थे। वेटर सबका डिनर वहीं रख गया। रागिनी बिना किसी की तरफ देखे और बिना किसी से बात करे चुपचाप अपना खाना खा रही थी, जबकि कर्तव्य सबसे बातें कर रहा था। आनंद जी जब रागिनी से कुछ पूछते तो वह जवाब दे देती, लेकिन रश्मि जी की किसी भी सवाल का जवाब देना जैसे वह जरूरी ही नहीं समझ रही थी। पर कर्तव्य पूरी कोशिश कर रहा था कि रागिनी और रश्मि जी के बीच नॉर्मल कन्वर्सेशन ही शुरू हो जाए। हाँ, ये एक प्लान था रश्मि जी और कर्तव्य का, कि रागिनी और वह थोड़ा पास आए, लेकिन इस वक्त रागिनी का बर्ताव देखकर लग नहीं रहा था कि वह कुछ भी ठीक करने के मूड में है। और जब से वह दोनों उनके पास आकर बैठे थे, तब से ही वह कर्तव्य के साथ भी रूखा सा बर्ताव करने लगी थी। रागिनी, कुछ और ऑर्डर करना है? कर्तव्य ने उससे सवाल किया, तो रागिनी ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, भर गया मेरा पेट। पर तुमने तो अब तक प्लेट का खाना भी नहीं खाया है, तो इतनी जल्दी कैसे? कर्तव्य थोड़ा हैरान होकर बोला, तो रागिनी ने जलती नजरों से उसकी तरफ देखा। हो गया मेरा, बस मुझे बाथरूम जाना है। ये बोलकर वह बिना किसी के जवाब का इंतजार किए वहां से चली गई। कर्तव्य ने उस दिशा में देखा जिस दिशा में रागिनी गई थी, और फिर वहीं रखा पानी का गिलास उठाया और अपने होठों से लगा लिया। वहीं रागिनी पैर पटकती हुई बाथरूम में घुस गई। हाँ, वह पहले भी कर्तव्य के साथ यहाँ आई थी, इसलिए उसे पता था कि बाथरूम कहाँ है, पर गुस्से में उसे पता नहीं चला कि वह फीमेल बाथरूम की जगह मेल बाथरूम में घुस गई थी, जिसका एहसास उसे तब हुआ जब किसी ने कहा, एक्सक्यूज मी मिस, आप गलत साइड आ गई हैं। रागिनी ने अपनी नजरें उठाकर उस आदमी की तरफ देखा, जो अपने हाथों को बांधे वहां खड़ा था। एक शर्मिंदगी ने आकर उसे घेर लिया। उसने अपनी नजरें घुमाकर देखा, वहां सिवाय उस आदमी के कोई भी नहीं था। वह अपने लाल चेहरे के साथ उस आदमी की तरफ देखकर बोली, सॉरी सर, और फिर वह बिना वहां एक पल रुके सीधा ही बाहर निकल गई।
वह आदमी उसकी हरकत पर मुस्कुराए बिना न रह सका। कुछ देर बाद जब वह आदमी बाहर आया तो रागनी भी उसे दिख सी गई। शायद वह अभी ही बाहर आई थी। मिल गई आपको राइट साइड? आई एम सो सॉरी सर, बाई मिस्टेक चली गई थी, ध्यान नहीं रहा। रागनी का चेहरा एक बार फिर से शर्मिंदगी से लाल पड़ गया। तो वह आदमी हंसकर बोला, इट्स ओके, हो जाता है कभी कभी, अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए। बाय द वे, माई सेल्फ राघव रेड्डी, एंड यू? माई नेम इज रागनी राठौर। थोड़ा रुककर, रागनी सिंह राणा। रागनी चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए राघव रेड्डी के साथ हाथ मिलाती हुई बोली, नाइस नेम, थैंक यू सर, अब मैं चलती हूँ, मेरी फैमिली मेरा वेट कर रही है। रागनी बस वहाँ से जाना चाहती थी, इसलिए वह थोड़ा जल्दीबाजी में बोली, ओके। राघव रेड्डी मुस्कुराकर बोला। रागनी वहाँ से चली गई और राघव रेड्डी उस तरफ ही देखता रहा जहाँ रागनी गई थी। राघव सर, सेकंड पार्टी आ गई है, सब आपका ही वेट कर रहे हैं डील के लिए। कुछ देर बाद वहाँ राघव रेड्डी का असिस्टेंट आया और वह थोड़ा डरते हुए बोला, क्योंकि आजकल उसके बॉस का मूड कुछ सही नहीं चल रहा था। लेकिन जैसे ही उसने उनके चेहरे की तरफ देखा तो वह हैरान रह गया। क्या वह सच में उसे मुस्कुराता देख रहा था? राघव रेड्डी ने अपनी नज़रें ऊपर की तरफ दौड़ाई तो उसकी नज़र वहीं लगे सीसीटीवी कैमरे पर रुक सी गई। मुझे अभी कुछ देर पहले की सीसीटीवी फुटेज चाहिए है इस एरिया की, जल्द लेकर आओ। राघव रेड्डी का असिस्टेंट जैसे ब्लैंक हो चुका था। तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है, फुटेज मेरे फ़ोन पर आ जानी चाहिए, वह अपनी खतरनाक सी आवाज़ में बोला और वहाँ से दूसरी तरफ बढ़ गया। उसका असिस्टेंट बस शॉक्ड होकर उसे देख रहा था और उसे समझ नहीं आया था कि आखिर उसके बॉस को यहाँ की सीसीटीवी फुटेज क्यों चाहिए थी। और उसका बर्ताव भी उसे इस वक्त कुछ ज़्यादा ही ठीक लग रहा था। नॉर्मली वह इतना शांत रहता नहीं था। उसने एक नज़र सीसीटीवी कैमरे की तरफ देखा और फिर रेस्टोरेंट के रिसेप्शन की तरफ बढ़ गया, क्योंकि उसके बॉस ने जो काम दिया है वह उसे करना था, और वह भी 10 मिनट में ही। वहाँ से घर आने के बाद रागनी सीधा ही कमरे में आ गई। ना उसने रेस्टोरेंट में कर्तव्य से कोई बात की थी और वह अभी भी उससे कोई बात नहीं कर रही थी। यह देखकर कर्तव्य बस मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वह अच्छे से समझ रहा था उसका गुस्सा, पर उसे कहीं ना कहीं यकीन था कि वह उसे मना ही लेगा। रागिनी ने कपड़े चेंज किए और बेड पर अपनी साइड आकर लेट गई। कर्तव्य एक नज़र रागिनी को लेटे देख खुद बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद वह बाहर आया और बेड पर आकर रागनी के पास लेट गया। रागनी, गुस्सा क्यों हो यार, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। कर्तव्य उसकी कमर में अपना हाथ डालकर उसे खुद के करीब करता हुआ धीरे से बोला, पर रागनी कुछ नहीं बोली, बस आंखें बंद करके लेटी रही। अच्छा ठीक है, सॉरी, अपने कान को पकड़कर देखो, अब तो कान भी पकड़ लिए, कर्तव्य बोला। लेकिन रागनी ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। कर्तव्य ने उसे खुद की तरफ घुमाया और फिर प्यार से उसके माथे को चूमकर बोला, रागनी, मैं जानता हूँ कि तुम्हें गुस्सा आ रहा है कि मैंने तुम्हारी मम्मी को मम्मी कहा और फिर उनके साथ डिनर के लिए हाँ भी की। लेकिन सच में मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम्हारे और उनके बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वह बस क्लियर हो जाए। तुम दोनों नॉर्मल माँ और बेटी की तरह रहो। इसके अलावा मेरा कोई भी गलत इंटेंशन नहीं था। कर्तव्य की बात सुनकर फिर भी ना वह कुछ बोली और ना ही अपनी आंखें खोली। इतना तो पक्का था कि वह सो नहीं रही थी, लेकिन वह कोई जवाब भी नहीं दे रही थी। कर्तव्य बड़े ही प्यार से उसे समझा रहा था, लेकिन वह थी कि सब कुछ बस इग्नोर कर रही थी। रागनी, सुनो तो सही, मैं जानता हूँ कि तुम सो नहीं रही हो, ऐसे इग्नोर तो मत करो। कर्तव्य उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला। रागनी अभी भी चुप ही थी। इतनी बात करने की कोशिश करने के बाद भी रागनी का कुछ न बोलना अब कर्तव्य को गुस्सा दिला रहा था कि यहाँ तो वह सब ठीक करना चाहता है, लेकिन यह है कि आगे कोई स्टेप ही नहीं ले रही थी। अगर वह चाहे तो सब ठीक हो सकता था, लेकिन वह ही नहीं चाहती थी। कर्तव्य ने कुछ देर तो उसे घूरा और फिर आगे बढ़कर रागनी की गर्दन को चूमने लगा, क्योंकि वह चाहता था कि रागनी कुछ तो रिएक्ट करे, कुछ तो बोले, उसे रोके। लेकिन फिर भी रागनी ने कुछ नहीं कहा और ना उसे रोका। जब उसका यह तरीका भी काम नहीं किया तो उसने जोर से उसकी गर्दन पर काट लिया, पर हमेशा की तरह रागनी ने दर्द महसूस करके भी
उफ तक नहीं की थी। पर उसकी आंखों के कोरे पानी से नम पड़ गए थे जो उसकी आंखों से निकल रहा था। हार कर करतब भी उससे दूर हो गया और बेड से उठकर बालकनी में चला गया। जब उसके कानों में बालकनी के दरवाजे की बंद होने की आवाज़ पड़ी तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और हल्की लाली उभर आई थी उसकी आंखों में। उसने बालकनी के बंद हुए दरवाजे की तरफ देखते हुए अपने होठों को आपस में भींच लिया और फिर दूसरी तरफ करवट ले ली। उसने अपने हाथ को कोहनी से मोड़कर अपनी आंखों पर रख लिया। उसकी आंखों के सामने आज हुआ सारा इंसिडेंट घूम रहा था। रश्मि जी से तो अब उसे खास मतलब नहीं था, लेकिन कर्तव्य ने आज जैसा उसके साथ बर्ताव किया था उससे उसे बहुत बुरा लगा था। वह भी रश्मि जी के लिए। वह कैसे उसे गुस्से में बोल रहा था, उठो और चलो रागनी। उसकी गुस्से भरी आंखें। वह अपने आंसू साफ करके उठी और टेबल से अपना फ़ोन उठाकर कमरे से बाहर चली गई। वहीं बालकनी में खड़े कर्तव्य के कानों में जब दरवाजे के खुलने की और फिर वापस से बंद होने की आवाज़ पड़ी तो वह थोड़ा हैरान हुआ। वह जल्दी से कमरे में आया तो देखा कि रागनी बेड पर नहीं थी। तो मतलब साफ था कि वह बाहर गई थी। अब वह उसे अकेला तो नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वह भी कमरे से बाहर निकल गया। वहीं दूसरी तरफ राघव रेड्डी अपने हाथ में पकड़े शराब के गिलास को गोल गोल घुमा रहा था और उसकी गिद्ध जैसी नजरें सामने चल रहे लैपटॉप स्क्रीन पर गड़ी हुई थी। उसमें रेस्टोरेंट की सीसीटीवी फुटेज चल रही थी जिसमें था कि रागनी कुछ देर उससे बात करती है और फिर वहां से चली जाती है और उसी के साथ वीडियो बंद हो जाती है। वह वीडियो बंद होते ही वह दोबारा से उसे चला लेता है। वह फुटेज ज़्यादा क्लियर तो नहीं थी, लेकिन वह आराम से रागनी का वह मासूम सा चेहरा देख रहा था। कुछ तो बात है तुम में कि एक नज़र में ही दिल में उतर गई। इतनी जल्दी तो हाथ में पकड़े शराब के गिलास को घूरते हुए यह भी नहीं उतरी। राघव रेड्डी मक्कारी से हंसते हुए बोला। उसके पीछे ही खड़ा उसका असिस्टेंट समझ गया था कि जरूर कुछ तो बात है उस लड़की में, वरना उसका बॉस इतना पागल नहीं होता कि बार बार एक ही वीडियो देखकर अपना टाइम वेस्ट करता। क्योंकि जब से वह उस वीडियो को लेकर आया था उसके बॉस ने वह 50 से भी ज़्यादा बार देख ली थी और बस देखे ही जा रहा था। मुझे कल सुबह इसकी हर एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। है? इतना हैरान क्यों हो रहे हो याद करते हुए? इसका नाम हाँ याद आया। इसका नाम रागनी सिंह राणा है। बाकी तुम लेकर आना इसके बारे में जानकारी। ठीक है जी सर। असिस्टेंट अपने सिर को झुकाकर बोला, क्योंकि वह अपने बॉस के ऑर्डर को करने से मना नहीं कर सकता था। राघव रेड्डी का असिस्टेंट वहां से निकल गया। वहीं राघव रेड्डी लैपटॉप स्क्रीन से अपनी नजरें ही नहीं हटा रहा था। कर्तव्य कमरे से निकलकर नीचे आया और खुद लॉन की तरफ बढ़ गया, क्योंकि ऊपर से ही उसने देखा था कि रागनी लॉन की तरफ जा रही थी। वह कुछ कंफ्यूज भी था कि आखिर इस टाइम रागनी लॉन में क्या करने जा रही है। पर वह जैसे ही लॉन के दरवाजे पर पहुंचा उसके कदम खुद ब खुद ठिठक गए। रागनी लॉन में ही मौजूद सीढ़ियों पर बैठकर किसी से फोन पर बात कर रही थी। वह वहीं दरवाजे पर ही रुक गया, क्योंकि वह जानना चाहता था कि इस टाइम रागनी किससे बात कर रही है। दादाजी कैसे हैं आप? रागनी थोड़ा उदास होकर बोली। वहीं दिवेश जी, जो कि लगभग सो ही चुके थे, जब उनका फोन बजा तो उनकी नींद टूट गई। उन्होंने उठकर फोन उठाया और रागनी का कॉल देखकर ही वे परेशान हो गए थे, क्योंकि रागनी ने कभी इतनी रात को कॉल की ही नहीं थी। मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? और घर पर सब कैसे हैं? दिवेश जी ने सवाल किया तो ना चाहते हुए भी रागनी की आंखें भर आईं और गला एकदम रुंध गया। वह बोलने के लिए मुंह खोल रही थी, लेकिन उससे बिल्कुल भी नहीं बोला जा रहा था। जब रागनी ने कोई जवाब नहीं दिया था, एक अजीब सी घबराहट ने आकर उन्हें घेर लिया। अब तो वह 100% कह सकते थे कि रागनी ठीक नहीं थी। कुछ तो बात थी जो उसे परेशान कर रही थी। रागनी, मेरी बच्ची, क्या हुआ? बताओ अपने दादा को। दादा सब संभाल लेंगे। मेरी बच्ची, दादा हमेशा तुम्हारे साथ हैं। दिवेश जी बहुत ही प्यार से बोले, ताकि रागनी बताए कि क्या दिक्कत है। और हुआ भी ऐसा ही। रागनी सिसकते हुए बोली, दादाजी आप आ जाइए यहाँ प्लीज़। मुझे बहुत याद आ रही है आपकी। प्लीज़ आ जाइए। रागनी, मेरी बच्ची, दादा जल्दी आएंगे। पहले तुम चुप होकर मुझे सब बताओ कि क्या बात हुई है।
किसने तुम्हें क्या कहा है? मुझे यहाँ नहीं रहना है दादाजी, वह तेज तेज रोते हुए बोली। वहीं उसकी बात सुनकर कर्तव्य का दिल अचानक से बैठ गया। वह जल्दी से उसके पास आया और उसके हाथ से फ़ोन छीन लिया। रागनी अचानक से हड़बड़ा सी गई। हेलो दादाजी, वह अपने कान पर फ़ोन लगाकर बोला। कर्तव्य बेटा, ये सब क्या हो रहा है? और रागनी रो क्यों रही है? क्यों कह रही है कि उसे वहाँ नहीं रहना? दिवेश जी परेशान होकर उससे सवाल करते हुए बोले, जिसके जवाब में कर्तव्य ने बस इतना ही कहा, दादाजी, आजकल रागनी की तबीयत ठीक नहीं रहती है और ऐसे में वह आपको याद करती है। बस और कुछ नहीं है। अभी भी उसे आपकी याद आ रही थी और आपकी आवाज़ सुनकर वह थोड़ा इमोशनल हो गई। बाकी कुछ भी नहीं है। तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? अरे नहीं दादाजी, भला मुझे क्या झूठ बोलने की ज़रूरत? आप फिक्र मत कीजिए रागनी की, मैं उसे चुप करवाता हूँ। रात काफ़ी हो चुकी है, मुझे लगता है कि अब आपको सो जाना चाहिए। हम सुबह बात करते हैं। आपको डिस्टर्ब किया उसके लिए रियली सॉरी, कर्तव्य बोला, क्योंकि वह इस वक्त उनसे कोई भी बात नहीं करना चाहता था। ठीक है बेटा, रागनी का ख्याल रखना और अगर कुछ बात हो तो मुझे ज़रूर बताना। दिवेश जी रागनी की फिक्र दिखाते हुए बोले। जी, जी दादाजी, आप बेफिक्र हो जाइए। गुड नाइट बोलकर कर्तव्य ने फ़ोन रख दिया। कर्तव्य से बात करके अब दिवेश जी को भी राहत मिली थी। हाँ, वह जानते थे कि कर्तव्य रागनी को संभाल लेगा। कर्तव्य ने रागनी के फ़ोन को बंद करके अपनी लोअर के पॉकेट में डाला और धीरे से उसके पास ही सीढ़ियों पर बैठ गया। रागनी का सुबकना अभी भी चल रहा था, लेकिन उसने कर्तव्य को देखकर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया था। क्या तुम रो रही हो? कर्तव्य ने धीरे से उसके चेहरे को अपनी तरफ घुमाया तो रागनी ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन चेहरे पर आंसुओं की लकीरें बनी हुई थीं। कर्तव्य ने बहुत ही प्यार से उसके आंसू साफ किए और हौले से बोला, तुम इतनी नाराज हो रही हो कि मुझसे दूर जाना चाहती हो, लेकिन सोचा है कि तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या होगा रागनी? जानता हूँ कि मैंने आज अच्छा बर्ताव नहीं किया तुम्हारे साथ, जानबूझकर नहीं किया, बस हो गया। आई एम सॉरी। मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि तुम्हारे और तुम्हारी मम्मी के बीच सब ठीक हो जाए, लेकिन तुम नहीं करना चाहती हो रागनी। कब तक तुम खुद को यूं ही तकलीफ में रखोगी? मुझे अच्छा नहीं लगता है तुम्हें यूं देखकर। और गुस्सा किया क्योंकि तुम मेरी बात नहीं सुन रही थी। थोड़ा रुक कर, क्या तुम जानकर भी अनजान बन रही हो रागनी? भागने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना होगा। अच्छा, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। फिलहाल तुम रोना बंद करो और चलो रूम में चलते हैं। रात बहुत हो गई है, अब सो जाना चाहिए। कर्तव्य ने देखा कि रागनी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था, तो अब वह इस बात को टालने के इरादे से बोला, चलो रागनी। कर्तव्य उठकर बोला, लेकिन रागनी वहीं बैठी रही और अपना सिर नामे हिलाकर बोली, मुझे नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है। ये क्या बच्चों वाली जिद पकड़ कर बैठी हो तुम? और यहाँ कैसे रहोगी? कर्तव्य दबी आवाज़ मगर हल्के गुस्से के साथ बोला था, क्योंकि अब वह इरिटेट हो चुका था। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, आराम से चलो, कर्तव्य वार्निंग देता हुआ बोला। लेकिन रागिनी ने कोई जवाब नहीं दिया और वह वैसे ही बैठी रही। कर्तव्य ने एक गहरी सांस ली और नीचे झुककर उसे अपनी गोद में उठा लिया। वह उसकी गोद में छटपटाती हुई उसके सीने पर मुक्के बरसाती हुई बोली, प्रोफेसर छोड़िए मुझे, मुझे नहीं जाना है आपके साथ। चुपचाप रहो, बहुत कर ली बकवास और अब मैं तुम्हारी कोई भी बकवास नहीं सुनूंगा। कर्तव्य उसे लेकर कमरे की तरफ बढ़ गया। रागिनी बस छटपटा रही थी क्योंकि उसे नहीं जाना था उसके साथ। कमरे में आकर कर्तव्य ने उसे बेड पर पटक दिया, लेकिन आराम से। ये लो दवाई। उसके बाद कर्तव्य ने उसे ड्रॉर से स्लीपिंग पिल निकाल कर दी। रागिनी ने पहले तो उसे घूर कर देखा और फिर बाद में वह दवाई ले ली, क्योंकि उसे इस वक्त उसकी ज़रूरत थी। सो जाओ अब, वह उसे अच्छे से कंबल उड़ाते हुए बोला और फिर खुद अपनी साइड आकर लेट गया और रागिनी के बारे में सोचने लगा। हाँ, यही उसका नेचर था कि वह सच में औरों के बारे में जल्दी से सोचती नहीं थी। छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट कर देती थी। वह बस खुद को ही सही मानती थी। उसे हमेशा खुद के दर्द और तकलीफ ही दिखते थे।
और फिर अगर कोई उसे समझाने भी बैठता तो भी वह अपनी राय बदलती नहीं थी। लेकिन कर्तव्य के साथ ऐसा नहीं था। वह छोटी से छोटी बात को भी समझदारी से सोचता था। खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने के साथ साथ वह दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचता था और फिर ही कोई फैसला लेता था। वह कभी ओवर रिएक्ट नहीं करता था और यही अंतर था दोनों के बीच। इसी मामले में दोनों एक दूसरे के लिए इम्परफेक्ट थे। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।